Good morning, all of you, my dear student. Today I am discuss about a new chapter. This chapter is name is coordination compound. ठीक है, मैं आपको आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताऊंगा. आपको मैं पहली बात बता दे रहा हूं, जो लड़के आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए रामबाण है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन इन IIT एंड मेडिकल स्टूडेंट. ठीक है, फर्स्ट थिंग इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. ठीक है, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैं आपको बता दूं ये कहां से आया, किसके द्वारा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आए. तो सबसे इंपॉर्टेंट आप ये जानिएगा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, या कह सकते इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज दैट दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. मतलब कह सकते हैं जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं हमारे, उनके सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होता है वो हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने का. ठीक है, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आया कैसे, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हमने कैसे पता किया, हमको इसके बारे में कैसे पता चला. हमने देखा क्या, हमको पता है एक हमारा क्या होता है एडिशन कंपाउंड. जो एडिशन कंपाउंड होते हैं हमारे, जब हम किसी एडिशन कंपाउंड को वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं. क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व करते हैं. जब मैं वाटर मॉलिक्यूल्स में मैं उसको डिसॉल्व करता हूं तो देखता क्या हूं कि सम मॉलिक्यूल्स आर आयोनाइज्ड या यूनिफॉर्मली डिसॉल्व इन वाटर. जो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे ऐसे एडिशन कंपाउंड होते हैं, जब हम इनको वाटर में मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, फॉरगेट कर देते हैं. इट्स मीन वो उसमें यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाते हैं, वो उसी पार्ट में टूट जाते हैं जिस पार्ट से वो मिलके बने होते हैं. और हमें पता है एडिशन कंपाउंड वे कंपाउंड जो क्या होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड से मिलके बने होते हैं, बहुत सारे स्टेबल कंपाउंड से मिलके जो कंपाउंड बनता है हम उसको बोलते हैं क्या, एडिशन कंपाउंड. एडिशन कंपाउंड इज दैट कंपाउंड द एडिशन ऑफ द मोर देन वन कंपाउंड. ठीक है, एंड वी नो दैट एडिशन जो कंपाउंड होता है, जब हम इसको क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं. क्या करते हैं बाबू, वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या करते हैं, जब हम इनको डिसॉल्व करते हैं. जब हम इनको वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व करते हैं तो हम देखते क्या है, हमने देखा कुछ ऐसे एडिशन कंपाउंड थे जो वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या हुए, इजिली डिसॉल्व हो गए, वो आयनाइज हो गए, उसमें टूट गए. जैसे मैंने कहा एलम, जब जो एलम होते हैं, जो हमारा फिटकरी का जो फार्मूला होता है, या जो हमारे मोअर साल्ट होते हैं, ये ऐसे कंपाउंड, ये ऐसे एडिशन कंपाउंड थे जिनको हमने वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व किया और वो क्या हुए, अपने आयंस फॉर्म में क्या हुए, टूट गए. ठीक है, और वो आयंस फॉर्म में जब टूट गए तो हम कहते हैं उस टाइप के मॉलिक्यूल्स को बोला मैंने क्या, डबल साल्ट. मैंने कहा वो एडिशन कंपाउंड, मतलब कह सकते हैं दैट एडिशन कंपाउंड विच डिसॉल्व इन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड फॉरगेट इट्स आइडेंटिटी. मतलब वह एडिशन कंपाउंड जिनको हमने वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल्स में मैंने क्या किया, इसको डिसॉल्व किया. जब मैंने वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व किया तो देखा कि कुछ ऐसे एडिशन कंपाउंड थे जो वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व हो गए और अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दिए, फॉरगेट कर दिए. उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको क्या कर दिया, उन्होंने फॉरगेट कर दिया. तो ऐसे कंपाउंड को मैंने कहा क्या, वो कैसे कंपाउंड थे, वो ऐसे कंपाउंड थे, क्या थे वो, डबल साल्ट. वो डबल साल्ट थे हमारे, वो हमारे डबल साल्ट थे. अब हमें पता है कि जैसे हमारा एलम, हमारा जो होता है एलम, हमें पता है K2, हेलो भाई रोकना तो क्या हुआ, मैं एग्जांपल दे रहा था किसका, एलम का. हमें पता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O. ये हमारा क्या है, इट इज एग्जांपल ऑफ एडिशन कंपाउंड. जब हम इस एडिशन कंपाउंड को हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं. जब हम इनको वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या कर दिया, मान लो मैंने वाटर में क्या कर दिया, इसको डिसॉल्व कर दिया. जो जब डिसॉल्व कर देते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे Al3+ K+
प्लस SO4 2 माइनस में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। जो हमारे ये कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। और हमें पता है कि जब आयोनाइज हो जाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं और अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, फॉरगेट कर देते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है, ऑफ डबल सॉल्ट, ठीक है, बट वी नो दैट बट सम एडिशन कंपाउंड, जैसे कुछ ऐसे एडिशन कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व करने पे अपनी आइडेंटिटी को फॉरगेट नहीं करते, अपनी आइडेंटिटी को फॉरगेट नहीं करते हैं। इसका मतलब कि अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, बरकरार रखे रहते हैं। वो मतलब कि यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं होते, वो उस आयन फॉर्म में टूट के जाते नहीं है। ऐसे एडिशन कंपाउंड को हम कह देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डायरेक्ट एडिशन कंपाउंड विच डिसॉल्व इन वाटर मॉलिक्यूल्स बट इट डज नॉट फॉरगेट इट्स आइडेंटिटी। अपनी आइडेंटिटी को क्या कर रहते हैं, फॉरगेट नहीं करते हैं। जैसे वो रहते हैं एकाध फॉर्म, मतलब पार्सली क्या होता है, वो थोड़ा सा पार्सली क्या होते हैं, आयोनाइज होते हैं, लेकिन पूरा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उनका आयोनाइज नहीं होता है। बट इन द केस ऑफ द डबल सॉल्ट, ठीक है, जब हम डबल सॉल्ट में बात करते हैं तो डबल सॉल्ट में क्या होता है कि वो जो आयंस होते हैं, वो जो उनके आयंस जिससे वो कंसिस्ट हुए रहते हैं, वो क्या करते हैं, इजिली पूरा बॉन्ड को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, तो वी आर डिस्कस हियर एडिशन कंपाउंड्स ए पार्ट, इट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो हमारा किसका पार्ट है, एडिशन कंपाउंड का। ये कैसे आया, तो मैंने कहा जब हम वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व करते हैं, हमने देखा कि वाटर मॉलिक्यूल डिसॉल्व किया और इन्होंने क्या किया, ठीक है, डज नॉट फॉरगेट इट्स आइडेंटिटी। अपनी आइडेंटिटी को क्या कर गया, फॉरगेट नहीं कर पाया। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया K4FeCN6, K4FeCN6 मतलब कहने मतलब ये क्या हमारा K4FeCN6 इज ए टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड, बट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर मॉलिक्यूल्स इट डज नॉट फॉरगेट इट्स आइडेंटिटी। ये क्या हुआ, अपने मॉलिक्यूल्स क्या हुए, टूटे नहीं। इसमें कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड होता है जो क्या करता है, पार्सली टूटते हैं, पार्सली आयोनाइज होंगे, लेकिन पूरे के पूरे कंप्लीटली टूटते नहीं है, जैसे डबल सॉल्ट पूरा टूट जाता है। ठीक है, और इसके आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसको फर्स्ट टाइम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बताने वाले आए थे वार्नर ने एक्सप्लेन किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, और वार्नर ही बताए थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है, उनके अंदर क्या पाया जाता है, जिसके द्वारा उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसका नाम था वार्नर थ्योरी। ठीक है, वार्नर ने अपना एक थ्योरी दिया जिसका नाम था क्या, वार्नर थ्योरी। वार्नर वाज द फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वार्नर ने फर्स्ट टाइम अपने बारे में मतलब कि सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। उसने कहा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज स्पेशल प्रॉपर्टी फॉर ए ट्रांजिशन मेटल फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इट इज स्पेशल प्रॉपर्टी, इट इज ए बून ऑफ द ट्रांजिशन एटम। ये एक बून था उनके लिए, ट्रांजिशन एटम बनाता है कौन सा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लाइफ में देखिए वी कांट लिव विदाउट द क्लोरोफिल, बट in the case of the chlorophyll is a consist of a complex, a coordination compound is Mg complex are present. You know that hemoglobin is also have a coordination complex iron. Fe का क्या करता है, वो भी क्या करता है, कॉम्प्लेक्स उसके अंदर पाए जाते हैं। अब यहां ध्यान देगा, अब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताऊंगा। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या बोलता है उसके हिसाब से मैं आपकी थ्योरी को बताऊंगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जो एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने वाले आए थे वार्नर ने आया और वार्नर ने क्या किया, एक्सप्लेन किया किसके बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में वार्नर क्या बोला और इसमें क्या टर्मोलॉजी है। एक बात बता दे रहे हैं, जिस तरह कोई सिस्टम बनता है उस सिस्टम में हम क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए उनके लैंग्वेज को हमको क्या करना पड़ता है, नॉलेज लेना पड़ता है। उनकी अपनी एक टर्मोलॉजी होता है। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ए न्यू चैप्टर, इट्स आल्सो हैव सम टर्मोलॉजी। तो वी आर एक्सप्लेन अबाउट द सम टर्मोलॉजी, क्या होता है, इसकी टर्मोलॉजी क्या होता है, जिसके द्वारा हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इजिली पढ़ सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, वार्नर पास्टुलेट। वार्नर जो थ्योरी दिया था, अब उसके बारे में हम बताएंगे आपको।
वार्नर ने फर्स्ट टाइम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया, मतलब वार्नर, ठीक है, वाज फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फर्स्ट टाइम उसने ही बताया बाय द हेल्प ऑफ वार्नर थ्योरी। ये वार्नर थ्योरी है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी पूछता है आपके, ठीक है, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में क्या पूछता है कि वार्नर पोस्टुलेट या वार्नर थ्योरी के बारे में 2 नंबर 1 नंबर का पूछेगा, उसके बारे में आप क्या कीजिए, लिखिए कि वार्नर थ्योरी क्या है। तो ध्यान दीजिएगा वार्नर क्या कहता है, इसकी थ्योरी क्या होता है, हम इसको शॉर्टकट फॉर्म में इजीली आपको बताऊंगा। कहता है कि वार्नर कहता है कि एवरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब वार्नर का ध्यान से पहले सुनिए कि कहता है कि एवरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ए कंसिस्ट ऑफ ए 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, मतलब उसका पहला पोस्टुलेट का जो कहता है एवरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, मतलब कहने मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और एवरी कोऑर्डिनेशन, सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एवरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ वैलेंसी, ठीक है, मतलब जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनके पास दो वैलेंसी से मिलकर बने होते हैं। एक का उसने नाम दिया था प्राइमरी, एक का उसने नाम दिया था क्या, प्राइमरी, तो दूसरा का नाम था क्या, सेकेंडरी, ठीक है, मतलब कह सकते हैं वार्नर वाज द फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वार्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पहली बार बताया था कि हाँ एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है जो किसकी प्रॉपर्टी होती है, ट्रांजिशन मेटल। मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा क्यों ट्रांजिशन मेटल ही टेक प्लेस लेता है, कोई और मेटल क्यों नहीं लेता है, क्यों नहीं हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट के जो मेटल्स होते हैं या पी ब्लॉक में कुछ जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं मेटल, उनको क्यों नहीं लिया गया, क्यों ओनली फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एटम को ही, ट्रांजिशन मेटल को ही लेते हैं, क्यों, ठीक है। और एक माइंड में और नोट रखे रहिएगा, मैं अगर बोल दूं डी ब्लॉक में सभी एलिमेंट नहीं आएंगे, क्योंकि हमें पता है डी ब्लॉक में सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट भी पाए जाते हैं, ठीक है, तो माइंड में रखे रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, एवरी कोऑर्डिनेशन इज कंपाउंड इज कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, मतलब कह सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो 2 प्रकार की वैलेंसी रखते हैं, ठीक है, पहला प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। अब यहां ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होते हैं, अब सेकेंडरी वैलेंसी क्या होते हैं, अब उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो प्राइमरी वैलेंसी होता है, मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर बताता है या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। अब माइंड में रहोगे कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होते हैं, उसके बारे में हम कुछ टर्मोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बारे में उसमें आपको मैं बताऊंगा। लेकिन प्राइमरी वैलेंसी, हमारा जो प्राइमरी वैलेंसी होता है, प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, एक्सप्लेन या टेल अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी को क्या बताता है, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताता है, कौन, प्राइमरी वैलेंसी एक्सप्लेन अबाउट द या टेल अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। बट इन द केस ऑफ द सेकेंडरी वैलेंसी, जब हम बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी का, जब मैं बात करूंगा तो सेकेंडरी वैलेंसी का ध्यान से थोड़ा देखिएगा। जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी एक्सप्लेन अबाउट ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, वो ज्योमेट्री मतलब कि वो जो कॉम्प्लेक्स है, जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो कॉम्प्लेक्स जो है उसकी ज्योमेट्री को बताने वाला कौन, सेकेंडरी वैलेंसी होता है। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, वार्नर थ्योरी एक्सप्लेन वाज द फर्स्ट टाइम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, he was giving a theory, this theory is named as coordination theory, या कह सकते हैं वार्नर थ्योरी एक्सप्लेन अबाउट दैट कि every coordination compound is a consist of 2 types of valency, primary valency and secondary valency. Primary valency explain about या tell about the oxidation state of the coordination entity, and in the case of the secondary valency
टेल अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स. व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स? दिस इज गिवन बाय द सेकेंडरी वैलेंसी. एंड फिर ध्यान दीजिएगा, जो हमारा प्राइमरी वैलेंसी होता है, अगर मैं इसको एक शॉर्टकट फॉर्म में कर दूं आपको यूज करने के लिए, ध्यान दीजिएगा. जो हम एक साइड लिख दिया, क्या हमारा पता है कि एक प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी, और क्या होता है एक सेकेंडरी वैलेंसी. ठीक है, जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो क्या बताता है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी. ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कौन बताता है? प्राइमरी वैलेंसी. सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताता है? सेकेंडरी एक्सप्लेन अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स का क्या ज्योमेट्री है उसके बारे में बताता है कौन? सेकेंडरी वैलेंसी. और प्राइमरी वैलेंसी, एक बात याद रखिएगा, जो प्राइमरी वैलेंसी होते हैं वो क्या होते हैं? आयोनाइजेबल होते हैं. मैंने अभी बोला था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ क्या होते हैं? पार्शली आयोनाइज होते हैं, तो वो प्राइमरी वैलेंसी होते हैं, जो क्या होते हैं? आयनिक फॉर्म में टूट जाते हैं. ठीक है, मतलब कह सकते हैं जो प्राइमरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब कह सकते हैं रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन. ठीक है, बट इन द केस ऑफ द सेकेंडरी वैलेंसी, जो सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं वो क्या होते हैं? डार्क लाइन. हम इसको एक्सप्लेन करते हैं किसके द्वारा? डार्क लाइन के द्वारा सेकेंडरी वैलेंसी को एक्सप्लेन करते हैं. और एक बात और ध्यान देने का, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल. प्राइमरी वैलेंसी क्या होते हैं? आयोनाइजेबल होते हैं, वो आयनिक फॉर्म में टूट सकते हैं. बट सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल. और सेकेंडरी जो वैलेंसी होते हैं नॉन आयोनाइजेबल होते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने. एक एग्जांपल में अगर मैं ले ले रहा हूं, जैसे मैं कहा कि मैं एक एग्जांपल जो ले रहा हूं वो है K4FeCN6. K4FeCN6 इट हैव ए कोऑर्डिनेशन नंबर 6. ठीक है, अब मैं इसका स्ट्रक्चर जो इसका जो ज्योमेट्री है, तो हम कहेंगे इसका ज्योमेट्री जो Fe, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर कैसा है हमारा? ऑक्टाहेड्रल. तो ये हमारा क्या है? Cn. ये हमारा क्या है? Cn. यहाँ पे क्या है? साइनाइड. ये भी Cn, ये भी साइनाइड Cn. ठीक है, वही दोनों उसी का नाम है. ठीक है, Cn बोल रहा है, साइनाइड उसका नाम है. ठीक है, अगर मैं इसको एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं किसका? ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर हमारा पाया जा रहा. ये हमारा स्ट्रक्चर किसका पाया जाएगा? ये ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर है. दिस इज द योर स्क्वायर ब्रैकेट. दिस इज योर सेकेंडरी वैलेंसी. ठीक है, हम देख रहे हैं कि जो सेकेंडरी वैलेंसी के बॉन्ड है वो क्या होते हैं? नॉन आयोनाइजेबल. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डार्क लाइन. सभी डार्क लाइन है, लेकिन K4 कहां गया? तब हम कहेंगे जो K4 होता है वो हम डॉटेड लाइन से क्या करते हैं? इसको ऐसे से रिप्रेजेंटेशन करते हैं. ये क्या होता है हमारा? K4 हमारा क्या है? प्राइमरी वैलेंसी होते हैं, जिसको हम कहते हैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेशन करते हैं. अब ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार सोच लीजिएगा. वार्नर ने पहली बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया, और उसने कहा कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है वो दो प्रकार की वैलेंसी रखती है. माइंड में रखे रहेगा, रटिएगा मत आप लोग, एक दो बार ध्यान से बस सुन लेंगे, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, वार्नर ने कहा कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो दो प्रकार की वैलेंसी रखते हैं. पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी. जो प्राइमरी होते हैं वो कुछ इन्फॉर्म करते हैं. वो इन्फॉर्म क्या करते हैं? वो कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में. अरे भाई किसके? तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है कौन? प्राइमरी. और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो व्हाट इज द ज्योमेट्री क्या होगा या ज्योमेट्री क्या है, तो वो बताएगा कौन? सेकेंडरी. फिर मैंने कहा जो प्राइमरी होते हैं वो क्या होते हैं? आयोनाइजेबल होते हैं, और जो हमारी सेकेंडरी होते हैं नॉन आयोनाइजेबल होते हैं. फिर मैंने कहा प्राइमरी जो होते हैं वो हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे मैंने यहां आपको किया. और जो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं वो क्या होते हैं? डार्क लाइन से रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं. ये था कुछ वार्नर थ्योरी ने कलर के बारे में भी बताया था, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में भी एक्सप्लेन किया था. लेकिन आपके बोर्ड के बराबर जो आपने पढ़ना था, जो आपके बारे में चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, वो आपके यहां पे था. अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये था वार्नर थ्योरी.
ठीक है, जिसने फर्स्ट टाइम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया। अब मैं आपको कुछ क्या कर रहा हूं कि अब मैं आपको इसकी कुछ टर्मोलॉजी, इसकी कुछ ऐसी टर्मोलॉजी है, विदाउट नोन अबाउट द टर्मोलॉजी वी कांट एक्सप्लेन या वी कांट अंडरस्टैंड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर। ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर को पढ़ने के लिए हमको कुछ टर्मोलॉजी इसके बारे में याद रहना चाहिए, टर्मिनोलॉजी। ठीक है, ठीक है, टर्मोलॉजी सही है ना, इसी के साथ। ठीक है, टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में ध्यान दीजिएगा हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, पहला हमें पढ़ना है, जो हम बहुत सारे हैं इसमें, मैं जैसे बताऊं आपको, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अभी मैंने वर्ड बताया था कब कि जो प्राइमरी वैलेंसी होते हैं वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऑक्सीडेशन नंबर को बताते हैं, या स्फीयर कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा आपको बारे में कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होते हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है ये। ठीक है, फिर हमारा जो कंडीशन आएगा, फिर हम बात करेंगे लिगेंड। ठीक है, लिगेंड्स क्या होते हैं, फिर हम बात करेंगे सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। फिर सेंट्रल एटम के बाद हमें पता है कि हमारी डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी मैं आपको इसी में पढ़ाऊंगा। ठीक है, लिगेंड की ही प्रॉपर्टी होती है वो। ठीक है, हम आपको ज्यादा उसमें नहीं, इसी में खींचूंगा, डेंसिटी के बारे में आपको मैं इसी में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सेंट्रल एटम हुए। ठीक है, सेंट्रल एटम में चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं। ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड या चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। ठीक है, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, फिर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब ऐसे कुछ टर्मोलॉजी है कि हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होते हैं, सेंटर एटम क्या होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं। ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं। और टर्मोलॉजी है, और टर्मोलॉजी जैसे हमारा पॉलीहेड्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, ये हमको पढ़ना है, या हमें पढ़ना है क्या, होमोलैप्टिक और एंड हेट्रोलैप्टिक। होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक के बारे में भी क्या करना है, हमको पढ़ना है। ये अब मैं बता दूं, ये आपका कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्या करेगा, एक्सप्लेन। टर्मिनोलॉजी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ क्या है, टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी है। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या स्फीयर क्या होते हैं। ठीक है, अब लिगेंड क्या होते हैं, सेंटर एटम क्या होते हैं, अब चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं। ये है क्या हमारा टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब मैं एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक। एक बात याद रखिएगा, सभी टॉपिक एक दूसरे से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी आपको समझ नहीं है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके पूछिएगा आपको कहां नहीं समझ आ रहा है। प्लीज कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, अब मैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बारे में बता रहा हूं। कोऑर्डिनेशन अब मैं एक एक करके आपको मैं बताऊंगा। अब मैं पहला जो उठा रहा हूं वो हमारा क्या है, वो मैं उठा रहा हूं आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, या स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या स्फीयर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी और स्फीयर कुछ होता नहीं है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। बस ये याद रखिएगा, यदि कोई मेटल में ले लिया M, अगर कोई मेटल ले लिया क्या, M ले लिया, और लिगेंड ले लिया क्या, L। यदि किसी मेटल और लिगेंड को हम क्या करते हैं, जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मतलब कह सकते हैं व्हेन मेटल एंड लिगेंड बोथ आर रिप्रेजेंटेड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट, दिस टाइप्स ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो इनके साइड क्या होता है, एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहा जाता है इसको है। और इसके ध्यान दीजिएगा, ये मेटल होते हैं
और मेटल जो लिगेंड्स होते हैं इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है, इनके चारों ओर क्या होता है, एक स्फीयर बन जाता है, एक कंडीशन, एक इन्वायरमेंट बन जाता है। उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिकली जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयन और मॉलिक्यूल्स के बीच में पड़ रहे हैं, जो भी बॉन्ड बन रहे हैं, उनके चारों ओर क्या होता है, एक स्फीयर बन जाता है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमको उसको कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, ये था तुम्हारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी। बस कुछ नहीं, मतलब कह सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटेशन। हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेटल एंड लिगेंड इन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। मैं स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करता हूं, इसको रिप्रेजेंटेशन करता हूं। उसी को हम कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब उसका जो एक सराउंडिंग बन रहा है उसी को हम कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। अब दूसरा लिगेंड, अब दूसरा आता है आपका क्या, कि ये मेटल क्या होते हैं, ये लिगेंड क्या होते हैं। आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ये मेटल, अब मैं बात कर रहा हूं किसका, सेंट्रल एटम, और मैं बात करूंगा लिगेंड। मैं बात कर रहा हूं किसका, सेंट्रल एटम और लिगेंड के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसको कहते हैं मेटल। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर बोल दिया मेटल तो समझ आना सेंट्रल एटम को ही बोलते हैं। ठीक है, मेटल एटम है। ठीक है, लड़के कंफ्यूज रहते हैं, कभी सेंट्रल एटम बोल रहे हैं सर, कभी कह रहे हैं मेटल एटम है। मेटल एटम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने अभी बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, या कह सकते हैं ट्रांजिशन मेटल का सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है ये है कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। तो उसको हम मेटल एटम भी बोल सकते हैं या सेंट्रल एटम बोलते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जो लिगेंड होते हैं और जो सेंटर होते हैं इनके बीच में क्या कनेक्शन है, ये क्या होते हैं, तो माइंड में रखे रहेगा। सेंटर एटम वे होते हैं जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। कहां से, फ्रॉम द लिगेंड्स। लिगेंड से जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं हम उनको कहते हैं क्या, सेंटर एटम। इफ वी कंसीडर, अगर हम मान लें कि कोई मेटल क्या हो, एम हो। ठीक है, कोई मेटल एम हो और कोई लिगेंड क्या हो, एल। अगर मैं उसको कहूं कि जो एल है वो क्या कर रहा है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। जो एक्सेप्ट करेगा उस इलेक्ट्रॉन को उसको हम कहेंगे क्या, सेंट्रल एटम। ठीक है, माइंड में रखे रहेगा, सेंट्रल एटम आर दोज मेटल या दोज एटम, ठीक है, इन विच इट्स एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और लिगेंड तब क्या हुआ भाई, देखिए जब सेंट्रल एटम क्या कर रहा है, सेंट्रल एटम क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। भाई किससे कर रहा है, कहेंगे लिगेंड से कर रहा है। तो लिगेंड क्या है, लिगेंड वे एटम होते हैं, वे मॉलिक्यूल्स होते हैं या वे आयंस होते हैं जो क्या करते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ये क्या काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो मतलब कह सकते हैं इट इज अ डोनर एंड इट इज ए एक्सेप्टर। तो मतलब माइंड में रखे रहेगा कि जो लिगेंड्स होते हैं ये दोज एटम, ठीक है, दोज एटम, ठीक है, या हम कह सकते हैं आयन, ठीक है, या हम कह सकते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या हम कह सकते हैं क्या, कंपाउंड। ठीक है, मतलब दोज एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड जो होते हैं क्या करते हैं,